अब देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज हम इसमें जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखें कि ये होता क्या है। तो आप देखेंगे कि इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। बात समझे बच्चों कि कोई भी मॉलिक्यूल लिया जाए और उसमें जो एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बॉन्डेड हैं, तो उनकी बॉन्डिंग से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, उस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ गए बच्चों कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स बॉन्डेड हैं, तो उन दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन्स ये एक फ्री एटम के लिए नहीं होती। यही लिखा है मैंने कि इट इज इन दी बॉन्डेड स्टेट। समझ गए ना कि ये एटम की बॉन्डेड स्टेट के लिए है और इसलिए इसका कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होती। मींस इसे हम किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरह की यूनिट में नहीं शो करेंगे। मींस ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। मींस हम ये कह सकते हैं कि मींस, ठीक है, इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी बल्कि। मतलब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं याद रखनी। समझ गए ना, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी की हो देती है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की होती है, इसमें नहीं होगा। अब आता है कि किस तरह से पहचानें कि किसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो द एटम विच अट्रैक्ट्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली देन अदर बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बात समझ के बच्चों कि एक ऐसा एटम जो बॉन्डेड है, तो वो दूसरे बॉन्डेड एटम के रिस्पेक्ट में अगर जो शेयर्ड पेयर को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है और अपने आप को पार्शियल निगेटिव चार्ज रखता है अपने पास, या इस तरह से उसमें पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, तो वो कहलाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और जो दूसरा एटम बॉन्डेड है जिसकी अट्रैक्शन पावर कम है, उसको बोला जाएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ये है HCl। तो H और Cl में H की जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही प्रोटॉन है, जबकि क्लोरीन का पास 17 प्रोटॉन्स हैं। तो इस शेयर्ड पेयर को अपनी ओर जो है ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा कौन, क्लोरीन। तो हम कहेंगे कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जबकि हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इस तरह से जब ये अट्रैक्शन आएगा तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस बॉन्ड को हम बोलेंगे पोलर बॉन्ड। ओके, अब देखो बच्चों, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या हम कहें न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर डिपेंड करती है। तो पहला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ध्यान रखें, जितने ज़्यादा न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे, मीन्स हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं जेड इफेक्टिव, कि जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नंबर ऑफ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स देख के भी आप बता सकते हैं। मतलब P1 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, P2 की, P2 से P3 की, P3 की से P4 की, P5 तक। P6 की फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती बच्चों, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक इसी तरह अगर पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतनी ही ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर होगी। या हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा सेंट्रल एटम का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। एस परसेंटेज कैरेक्टर, अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पहचानते हैं जैसे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस में देखोगे कि जो एल्काइंस होते हैं उनमें परसेंटेज करेक्टर 50% है, इसलिए एल्काइंस का जो कार्बन है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बाकी फिर लगातार घटता जाएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट आप देखोगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखता है, और इसी इफेक्ट के कारण जहां पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होनी चाहिए थी, उल्टा ये इंक्रीज हो जाती है। ये इट इज़ ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। इसके कारण न्यूक्लियर अट्रैक्शन एकदम बाहर बढ़ जाता है, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
बढ़ जाती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखोगे तो शील्डिंग इफेक्ट, अगर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन ज़्यादा है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करेगा और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगी। निगेटिव चार्ज, अगर हम एटम में निगेटिव चार्ज लगा दें तो भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है बच्चों, और एटॉमिक साइज तो है ही, बड़ी साइज में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी। देखो कुछ, और अगर हम ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेम एलिमेंट की बात करें तो कैटाइन की सबसे ज़्यादा, फिर एटम की कम और एनाइन की और भी कम। जैसे Cl+ की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, मींस न्यूक्लियर अट्रैक्शन, फिर Cl का आएगा और Cl- का। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स देखो बच्चों, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर हम इनमें देखें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर तो ये मिलेगा, ये एटॉमिक साइज का इफेक्ट है। ऐसे लिथियम से लेके सीजियम तक चलें तो ये साइज का इफेक्ट है। पॉजिटिव चार्ज के बेस पर देखें तो सबसे ज़्यादा 3+ का, फिर 2+ का, फिर प्लस का, फिर न्यूट्रल का, तो ये चार्ज के बेस पर। ऐसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन -2- तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक इसी तरह से CH, CH2, CH3 है, तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ sp2 है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, sp3। तो सबसे ज़्यादा एल्केन में, सॉरी एल्काइंस में दिखता है कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.25 के आसपास होती है। CH2 एल्कीन के कार्बन में देखोगे 2.75 के आसपास होती है, और CH3 या फ्री कार्बन जैसा होता है उसकी 2.5 के आसपास होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहाँ S कैरेक्टर दिख रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो आप देखोगे बोरॉन की सबसे ज़्यादा है, फिर एल्यूमिनियम से नीचे की तरफ वो लगातार ये बढ़ती गई है। रीज़न क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर एक इनर्ट पीआर इफेक्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पर गैलियम में, इंडियम और थैलियम में एकदम इनर्ट पीआर इफेक्ट बढ़ जाने के कारण नीचे की तरफ न्यूक्लियर टैक्सन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और यह जब हम बोरॉन ग्रुप पढ़ेंगे तो आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर यही पाओगे। Thus, the electronegativity of element not constant but depend upon nature of bond and oxidation state। मैं बता दूं बच्चों कि जैसे हर एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी का अपना एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही एटम में कई बार बदल सकती है। इट इज़ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बॉन्ड, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें हाइब्रिडाइजेशन, इनर्ट पेयर इफेक्ट, बहुत सारे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिसाइड करते हैं। अब वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन में आप देखोगे कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस एज वेल एज स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, कॉन्सिक्वेंटली न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज अ रिजल्ट। ठीक है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और इस तरह से ग्रुप में साइज बढ़ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाना। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाना बाहर के इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा हो जाना। तो ये सारे फैक्टर मिलके न्यूक्लियर अट्रैक्शन आउटर मोस्ट पे कम कर देते हैं, जिसके कारण किसी भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह से डिक्रीज होती है। जैसे फ्लोरीन से लेके एस्टेटिन तक देखी जाए तो आप लगातार देख रहे हैं कि ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि साइज लगातार इंक्रीज हो रही है। अब आते हैं कि पीरियड में, तो पीरियड में जो इसकी वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बढ़ती है बच्चों, क्योंकि साइज डिक्रीज होती है, और साइज डिक्रीज होने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन आउटर मोस्ट में क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। और यही रीजन है कि अगर आप लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक चलें तो 0.5 के डिफरेंस से बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू पाउलिंग स्केल। मीन्स लिथियम की अट्रैक्शन पावर अगर 1 यूनिट है तो फ्लोरीन की उससे 4 टाइम्स ज़्यादा दिख रही है। बात समझ गए ना, कि लिथियम के रिस्पेक्ट में फ्लोरीन की जो अट्रैक्शन पावर है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये एक अट्रैक्शन पावर की रिस्पेक्टिव वैल्यू है कि अगर हम कार्बन की और फ्लोरीन की बात करें तो कार्बन से डबल अट्रैक्शन पावर फ्लोरीन की दिख रही है। बात समझ गए ना, इस तरह से। फिर आता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिटर्मिनेशन कैसे किया गया है, क्योंकि ना तो इसकी कोई प्रैक्टिकली में वो है मेथड है, और ना ही तो एक पाउलिंग साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन दिया था XA-XB, मतलब ए और बी दो एटम। मीन्स अगर हम ये कहें कि ये दो एटम इस तरह से बॉन्डेड हैं, ये ए है और ये क्या है बच्चों, बी, तो ए और बी में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, जहां एक्स ए को ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू रखी जाए और एक्स बी की जगह कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रखी जाए। तो ये रिलेशन था 0.208 रूट थीटा। ये थीटा क्या है, तो ये है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, मतलब हम ये कहें कि A2 प्लस B2 मिलके क्या बना रहे हैं, 2AB। तो इस पूरी प्रोसेस का एनर्जी चेंज का जो लिया गया है वही एनर्जी चेंज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करता है। तो इस तरह से ये बॉन्ड एनर्जी है, ए बी मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी, ए की बॉन्ड एनर्जी और बी की बॉन्ड एनर्जी।
ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पुटअप करके और ये ध्यान रखें ये बॉन्ड एनर्जी किस में होनी चाहिए बच्चों, किलो कैलोरी पर मोल में। मीन्स ए बी जो है वो ए बी मॉलिक्यूल की ए बी बॉन्ड की एनर्जी हो गई, ए बॉन्ड की हो गई, बी बी बॉन्ड की हो गई। और एक रिलेशन और है जब एनर्जी बॉन्ड एनर्जी को किलो जूल पर मोल में ले लिया जाए। तो ये है पाउलिंग स्केल का, और जो हमें पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ते हैं एक्चुअली वो पाउलिंग स्केल से निकाली गई ही वैल्यू है। फिर एक साइंटिस्ट था मुलिकन, उसने भी दी है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम, जिसकी भी आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकाल रहे हैं और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों को ऐड करके उसका एवरेज निकाल लिया जाए तो ये मुलिकन स्केल से वैल्यू निकलती है। लेकिन ये काफ़ी लार्ज डिफरेंस रखती है, तो पाउलिंग स्केल में अगर बदलना है तो मुलिकन स्केल को 2.8 से डिवाइड कर दें और तो ये चेंज हो जाएगी पाउलिंग स्केल में वैल्यू। एक अलार्ड रासो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्केल है, अलार्ड रासो ने भी एक ये फॉर्मूला दिया है 0.359 इंटू जेड इफेक्ट अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744। तो आप देखो बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, अगर आप इसमें देखें तो ये m है, ये x है और प्लस ये क्या है c है। तो इस तरह से अगर हम जेड इफेक्ट अपॉन आर स्क्वायर और अलार्ड रासो की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ग्राफ लें अलग अलग एटम्स के लिए तो हमें ये आएगा जिसका इंटरसेप्ट 0.744 के बराबर है और जो थीटा है tan थीटा स्लोप जो है वो 0.359 की इक्वल है। यहाँ पर जेड इफेक्टिव निकाला जाता है हर एक इलेक्ट्रॉन का, हर एक ऑर्बिटल का जेड इफेक्टिव निकाला जाए मतलब पूरे एटम का, और आर है कोवेलेंट रेडियस इन एंगस्ट्रॉम में। और इस तरह से फिर इसके बाद इससे हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फ्लोरीन का EA1 है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। तो पूछा गया XM और XP क्या होंगे, तो अगर हम XM निकालें तो ये आएगी 10.43, XP निकालेंगे 3.72। इस तरह से ये है कुल मिला के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है ना बच्चों वो हम केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने में, बॉन्ड लेंथ निकालने में, एनर्जी फॉर्मेशन एनर्जी निकालने में, किसी बॉन्ड के पोलर नॉन पोलर नेचर बताने में, हाइब्रिडाइजेशन बताने में। तो ये सारा यहाँ एप्लीकेशन वहाँ देखेंगे। अभी यहाँ पर केवल इसका इंट्रोडक्शन था जो पूरा किया। फिर हम आते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ, ठीक है, बैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि एक चैप्टर आएगा रेडॉक्स जिसमें बैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर भी बता दूं कि बैलेंसी क्या कहलाती है बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, समझ गए बच्चों, फॉर्म्ड बाय एटम इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में एक एटम कितने बॉन्ड्स बना रहा है, चाहे वो कोवेलेंट हो, कोऑर्डिनेशन हो या आयनिक, वही उसकी बैलेंसी को शो करता है। और नॉर्मली जो एलिमेंट की मैक्सिमम बैलेंसी होती है, ठीक है, वो उसके बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस पर डिपेंड करती है कि जितने बैलेंसी इलेक्ट्रॉन उतनी ही उसकी मैक्सिमम बैलेंसी हो सकती है। तो बैलेंसी मेजर्स द कंबाइनिंग पावर ऑफ एटम, मतलब किसी की बैलेंसी ये बताती है कि वो कितने एटम को अपने आप से कंबाइन कर सकता है, बांध सकता है। जैसे हमारे दो हाथ हैं तो ये हमारी बैलेंसी, हम दो लोग को पकड़ सकते हैं एक साथ या एक के साथ दो बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसी तरह से ये बैलेंसी है। तो आपको केवल नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिनने हैं बच्चों कि कितने कोऑर्डिनेशन है, कितने कोवेलेंट है, कितने आयनिक है, टोटल ऐड कर दो वही उसकी बैलेंसी होगी, जो इसे नंबर में शो करते हैं 1 2 3। इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं लगाते। अगर आप बैलेंसी देखेंगे इन हाइड्राइड्स में, मतलब बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर आप एक पीरियड में देखोगे तो पहले बैलेंसी 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक फिर घट जाती है। जैसे लिथियम हाइड्राइड 1, बेरिलियम हाइड्राइड 2, बोरॉन हाइड्राइड 3, CH4 में 4, फिर अमोनिया में 3, फिर H2 में 2 और HF में जाके फिर कहाँ आ गई 1 और जाके 0 तक चली जाएगी। 0 ग्रुप आ जाएगा तो 0 हो जाएगी। लेकिन ग्रुप में देखें तो ये बैलेंसी फिक्स रहेगी बच्चों। क्यों? क्योंकि बैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स फिक्स रहते हैं, बराबर रहते हैं एक ग्रुप में। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो ग्रुप में चेंज नहीं होती, तो ध्यान रखें, और ये है बैलेंसी सेल या उसकी संयोजकता या बैलेंसी। ओके, विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन बैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8 इन पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन इन पीरियड। देखो आप कि अगर हम ऑक्सीजन या फ्लोरीन को लेके देखें तो बैलेंसी आप देख रहे हैं Na2O में 2, MgO में 3, Al2 3 और कहाँ तक बढ़ती जा रही है 8 तक। या हम फ्लोराइड हैलोजन के रिस्पेक्ट में देखें तो भी हमें 7 तक दिखाई देती। तो ये ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं मेटल को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं और उसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बना देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली इट इज द चार्ज ऑन एटम इन कंबाइंड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल।
इन मॉलिक्यूल। अगर जब एलिमेंट जो है एटम वो मॉलिक्यूल में जो कंबाइंड स्टेट में है तो उसके ऊपर कितना चार्ज डेवलप हुआ है इलेक्ट्रॉन लेने देने से, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण मिलता है। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में आप देखोगे इसके रिस्पेक्ट में 2 प्लस और इसकी 2 माइनस, यहाँ पर इसका 2 प्लस और यहाँ 2 माइनस, तो टोटल अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 4। नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखो 1 2 3 4, तो बैलेंसी भी कितनी है 4। अब यहाँ आ जाए बच्चों, कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है तो बैलेंसी तो हो गई 4, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में देखोगे इसके रिस्पेक्ट में -1, इसके रिस्पेक्ट में -1, यहाँ +1 और यहाँ +1, तो टोटल सम कितना हो गया 0। तो H2Cl2 में ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है कार्बन का, लेकिन बैलेंसी कितनी है 4। अब मैं कुछ और पॉइंट बता दूं कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, मतलब +4 +5 6 7 8, ये स्टेबल विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा स्टेबल है देन फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड बनाने की भी टेंडेंसी रखता है, जबकि फ्लोरीन ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए आप देखोगे हायर ऑक्सीडेशन, हायर से हायर मतलब 8+ तक ऑक्सीजन के साथ ही मिलती है, फ्लोरीन के साथ 7+ तक तो मिल जाएगी। और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं बच्चों, आप देखोगे वो केवल और केवल या तो CO के साथ स्टेबल हैं, या आयोडीन के साथ हैं, या हाइड्रोजन के साथ। समझ गए ना? इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखना है। तो यहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट और बैलेंसी की बात हो गई। फिर आता है डायगोनल रिलेशनशिप। आप देखोगे जब हम S ब्लॉक पढ़ेंगे, P ब्लॉक पढ़ेंगे तो ये टर्म आएगा। ये लिखा है द सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड डायगोनली टू ईच अदर इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। कि जो पीरियोडिक टेबल है बच्चों उसमें सेकेंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो डायगोनली रिलेशन शो करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो करते हैं, इसी को बोला गया है डायगोनल रिलेशनशिप। इसका रीजन होता है सेम, मतलब दो एटम जो एलिमेंट डायगोनली एक दूसरे से रिलेटेड हैं उनके आयनिक पोटेंशियल में सिमिलरिटी होना, जो कि चार्ज पर यूनिट सरफेस का चार्ज का रेशियो है कि चार्ज एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है, वो है पोटेंशियल। मतलब है कि अगर हम कहें लिथियम प्लस और इधर मैग्नीशियम प्लस, तो इनका चार्ज और साइज का रेशियो हम इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली कि चार्ज अपॉन साइज। तो ये चार्ज ऑफ कैटाइन का देखना है, किसके लिए लेना है बच्चों, कैटाइन अपॉन साइज ऑफ कैटाइन। तो इनका जो रेशियो है वो आयनिक पोटेंशियल है। अगर दो कैटाइन के आयनिक पोटेंशियल सिमिलर हो जाते हैं तो उनमें सिमिलरिटी आ जाएगी केमिकल प्रॉपर्टीज में, मतलब उनकी पोलराइजेशन पावर बिल्कुल बराबर हो जाएगी और इस तरह से उनके बॉन्ड में सेम कोवेलेंट नेचर आ जाएगा। जैसे इस तरह से देखें कि लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से, बोरॉन का सिलिकॉन से और कार्बन का फास्फोरस के साथ, ये डायगोनल रिलेशन दिखता है। लिथियम की बहुत सारी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम जैसे हैं, बेरिलियम की बहुत सारी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी हैं, जैसे दोनों के एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं एल्यूमिनियम बेरिलियम, ठीक है, दोनों के कार्बाइड हाइड्रोलिसिस से मीथेन देते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी हैं जो हम एस ब्लॉक में पढ़ेंगे। फिर आता है पीरियोडिसिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ध्यान रखें बच्चों कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स देखना है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की, तो वो साइज ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब एटॉमिक साइज जितनी बड़ी होगी उसमें उतना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा और नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक या दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होने पर जो एलिमेंट होता है वो मेटालिक कैरेक्टर शो करता है और उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और नॉन मेटालिक एलिमेंट देखना है तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख लो और साइज ऑफ एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितने ज़्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा बच्चों। और यही कारण है कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके बैलेंसी ऑर्बिटल्स में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो नॉन मेटालिक है। उनकी साइज छोटी है इसलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। ये है। अगर हम एक ग्रुप और पीरियड की बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर अगर हम देखें या मेटालिक एलिमेंट की रिएक्टिविटी, तो ग्रुप में ये इंक्रीज होती है और पीरियड में ये डिक्रीज होती है। समझ गए ना? जैसे लिथियम से लेके सीजियम तक चलें तो आप देखोगे कि इनमें ग्रुप में ये क्या होगी, लगातार बढ़ रही है, जबकि पीरियड में चलोगे तो ये डिक्रीज होगी, है ना, कि इस तरह पीरियड में। अब नॉन मेटालिक तो जस्ट उल्टा ध्यान रखना है बच्चों कि मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर एक दूसरे के इन्वर्ट में है, तो इसका मतलब ग्रुप में रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी नॉन मेटालिक एलिमेंट की और पीरियड में इंक्रीज होगी। देखो कैसे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पीरियड की ग्रुप की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन, और अगर हम पीरियड की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा क्या दिखता है, फ्लोरीन। तो इस तरह से पीरियड में रिएक्टिविटी बढ़ रही है, ग्रुप में ये
डिक्रीज हो रही है। तो ये था हमारा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड मैटर बच्चों। तो ये दो अलग अलग प्रॉपर्टीज तीन बता दी मैंने, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें हम केमिकल बॉन्डिंग लेंगे और एक एक छोटी से छोटी चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में।